तो अब दूसरा स्टेप आपको हम बता रहे हैं, अनबाइंडिंग ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स। ये टेक्निकल थोड़ा है, थोड़ा ढंग से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए आपको पता है, अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करूं, अच्छा अभी ये रिवा डाउट पूछ रही थी कि सर आप प्रोकैरियोटिक डीएनए में बता रहे हो कि एक ही जगह होता है ओराई, है ना, एक ही जगह होता है ओराई, यहीं से खुलना स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो सर एक से अधिक क्यों नहीं होता है? नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं होता है, तब तो वही तो बता रहे नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में एक ही ओराई होता है। और इसका डाउट है कि सर जो पढ़ने दिए थे लास्ट टर्म पे एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वेक्टर होता है वो हाई कॉपी नंबर टाइप प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। वो ओराई जो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करा देता है डीएनए को, हाई कॉपी नंबर टाइप कर देता है, और वो बायोटेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी का पॉइंट है, वो बताऊंगा मैं वहां पे, ठीक है। तो बस सिंपल बात है। तो इसका मतलब ये ना सोचें कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है जो एज ए वेक्टर यूज होता है, प्लाज्मिड डीएनए यूज होता है, वो ये आप ये ना समझ लें कि उसके पास एक से अधिक ओराई साइट होता है। अरे प्रोकैरियोट के पास एक ही ओराई साइट होता है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भले ही एक ऐसा ओरासाइट जो कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ कॉपी बनवा दे तो उसको हाई कॉपी नंबर टाइप बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएनए के पास ज्यादा नंबर ऑफ ओरासाइट है एक से अधिक, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे क्या, अनवाइंडिंग ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स। देखिए अनवाइंडिंग का जो तरीका मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, ये देखिए आपको मैंने ये दिखाया ना, सारा मैकेनिज्म हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स में। तो ये ऐसे 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 यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट आपको पता है, ऐसे ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसके आधे सेगमेंट को इस तरीके से काट के सीधा कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, और उसमें अनवाइंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है एक और आई साइट है और एक और आई साइट के दोनों ओर ऐसा हो रहा है, आपको ये सब बात पता है। तो अब देखते हैं आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे मैंने लीनियर डीएनए बनाया है तो ये यूकेरियोट्स के अंदर का पढ़ रहे हैं, हम लोग सारा कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर का ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया, एनसीईआरटी ने भी ऐसा ही समझाया आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस सर्कुलर का ये आधा सेगमेंट यहाँ पे काट के इसको लीनियर कर दिए और इसके अनवाइंडिंग के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। आपको पता है कि इसमें यहाँ पे कोई और आई साइट होगा, इसके दोनों साइड चल रहा है अनवाइंडिंग, मान लीजिए जिसमें कोई और आई साइट है, जैसे अनवाइंडिंग इधर चल रहा है वैसे अनवाइंडिंग इधर भी चल रहा है, खुलते खुलते दोनों एक जगह पहुंचेगा, पूरा का पूरा खुल जाएगा, ठीक है। आइए अनवाइंडिंग का तरीका समझते हैं। देखिए आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ के रखने वाले बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। मैंने कहा कि ये है और आई साइट, मैंने क्या कहा, ये और आई साइट है, ठीक है। मैंने कहा कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेलिकेज, क्या नाम है, हेलिकेज। लो मैं एंजाइम का नाम लिखता हूं, एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आता है और ओआरआई साइट पर बाइंड करता है, ठीक है। देखिए अनवाइंडिंग का तरीका दोनों के अंदर सेम ही है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर अनवाइंडिंग का तरीका सेम ही है, तभी तो हमने सर्कुलर वाले को काट के लीनियर वे में समझा रहा हूँ। अनवाइंडिंग का तरीका दोनों में सेम है, उसके बाद जो अगला तरीका है ना वहां से वो डिफर कर जाता है, ठीक है। तो अनवाइंडिंग का जैसे मैं प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सेगमेंट में बता रहा हूँ, ऐसे ही यूकैरियोट्स के अंदर कई सारे सेगमेंट में अनवाइंडिंग का काम चल रहा होगा, तो समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है अनवाइंडिंग, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। अब वो हेलिकेज कैसे अनवाइंडिंग कराएगा वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस हेलिकेज ने क्या किया, बाइंड किया, कहाँ पे भाई, ओआरआई साइट पे। हेलिकेज बाइंड करता है ओआरआई साइट पे, तो यहाँ पे वो क्या किया, बाइंड किया। यहाँ पे हेलिकेज का एक नहीं दो मॉलिक्यूल बाइंड किया, यहाँ पे हेलिकेज का एक नहीं दो मॉलिक्यूल बाइंड किया, और एक मॉलिक्यूल बोला कि मैं इधर जा रहा हूं और एक मॉलिक्यूल बोला मैं इधर जा रहा हूं। भगवान ने इस हेलिकेज एंजाइम को ये प्रॉपर्टी दी है, तुम जहां भी जाना हाइड्रोजन बॉन्ड को गला देना, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जहां जाओगे एच बॉन्ड को गला दोगे। तो ये हेलिकेज इधर चलना स्टार्ट किया, जहां उसको दिखा एच बॉन्ड गलाया, ये हेलिकेज इधर चलना स्टार्ट किया, जहां उसको दिखा एच बॉन्ड गलाया, फिर आगे बढ़ा, जहां उसको दिखेगा एच बॉन्ड वहां वो उसको गला देगा। लेकिन अभी बताइए एटलीस्ट अभी वन हेलिक्स तो ओपन हो गया ना, गौर कीजिए, यहां से यहां मिला के पहले एक हेलिक्स था, यहां से यहां मिला के पहले एक हेलिक्स था, मैंने समझाया है। तो अभी क्या हुआ, उसका दो मॉलिक्यूल हेलिकेज का बाइंड किया ओ आर आई साइट पर,
और ओराई साइड पे ही मैक्सिमली क्या होता है आपका, सॉरी वो जो माइनर ग्रुप था ना, माइनर ग्रुप में ही होता है जनरली ओराई साइड। तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलिकेज बाइंड किए, दोनों ओराई साइड के अपोजिट डायरेक्शन चलना स्टार्ट किए और एच बॉन्ड को गलाना स्टार्ट किए। नतीजा क्या हुआ आपके सामने, नतीजा क्या हुआ आपके सामने। जितने स्टैंड मैंने यहाँ लिया उतने आगे इधर लेके चलूंगा, ठीक है। देखिए ये एक हेलिक्स था, अगला हेलिक्स यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, यहाँ जाके कंप्लीट होता। अगला हेलिक्स इधर से चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ जाके कंप्लीट होता। तो आप देखिए नतीजा क्या होने वाला है। ये वाले हेलिक्स ऐसे ही है क्योंकि उसका एच बॉन्ड अभी गला नहीं है, ठीक है साहब। ये हेलिक्स पूरा का पूरा क्या हुआ भाई, खुल गया। क्या हुआ, पूरा का पूरा क्या हुआ, खुल गया भाई। देखो यहाँ तक ये हेलिक्स पूरा का पूरा खुल गया। और ये वाला हेलिक्स अभी वैसे ही है क्योंकि यहाँ पे अभी हेलिकेज पहुंचा नहीं है। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया, जल्दी से यस लिखिए चैट सेक्शन में। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया हेलिकेज ने क्या किया है। यहाँ तक और हेलिकेज बाइंडेड है अभी, ये देखो हेलिकेज यहाँ पहुंच चुका है। बॉन्ड तोड़ते तोड़ते एक मॉलिक्यूल हेलिकेज का यहाँ पहुंच गया है और एक मॉलिक्यूल हेलिकेज का यहाँ पहुंच गया है। मैंने कहा ना 2 मॉलिक्यूल हेलिकेज के चले थे, तो एक हेलिकेज यहाँ पहुंच चुका है, एक हेलिकेज यहाँ पहुंच चुका है, स्ट्रैंड खुल चुका है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे हम आपको बता रहे हैं अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में मान लिया था ऐसा कि ये वाला 3 to 5 डैश वाला है, ओके, और ये वाला 5 to 3 डैश वाला है। मैंने ऐसा मान लिया है, चलेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इधर ऐसे हेलिकल है ना, तो ये इधर आया, ये वाला इधर आ गया, ठीक है। तो वही वाला हेलिक्स यहाँ पे भी है, मतलब स्ट्रैंड दोनों। आई थिंक मैं उल्टा लिख रहा हूँ। वो हेलिक्स जब घूमेगा तो अपने सामने ही आ जाएगा ना भाई। 3 to 5 डैश, 5 to 3 डैश, 3 to 5 डैश, 5 to 3 डैश, ठीक है। हाँ तो अब तक क्या हुआ, हेलिकेज ने अपना काम कर दिया। अब एक बात बताइए, हेलिकेज वहां बैठा रहेगा क्या, वो तो आगे जाएगा ना जी। अरे हेलिकेज बैठा रहेगा क्या, वो तो आगे जाएगा ना। तो चलिए देखिए आगे जाने के बाद क्या होता है, नतीजा क्या होता है देखते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए भाई हेलिकेज को बोलिए आगे जाने के लिए, ये आगे जा रहा है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया। उसको आगे जो भी बॉन्ड मिलेगा एच बॉन्ड तोड़ता जाएगा भाई। आगे उसको जो भी एच बॉन्ड मिलेगा वो तोड़ता जाएगा। चलो ठीक है। चलो अब बताओ अगर हेलिकेज आगे बढ़ गया, यहाँ वाला अभी आधा हेलिक्स और खुल गया, आधा हेलिक्स और खुल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये आधा हेलिक्स थोड़ा सा बाइंडेड दिखाऊंगा, बाकी बाइंडेड नहीं दिखाऊंगा मैं। लो ये भी खुल गया, ये आधा हेलिक्स भी खुल गया। गौर कर रहे हो। अरे तो पहले से खुला हुआ था ही भाई, फिल्टर जा रहे पूरा खुला है, देखो खुल गया। इधर भी ये खुल गया, लास्ट वाला पार्ट अभी केवल बाइंडेड है। यहाँ तक कितने को समझ में आ गया, जल्दी बोलिए। हेलिकेज अपना काम करता जा रहा है, हेलिकेज अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, हेलिकेज कोई गद्दारी नहीं कर रहा है। हेलिकेज यहाँ तक पहुंच गया, हेलिकेज यहाँ तक पहुंच गया। ओराई साइड भूल मत जाना, ओराई साइड कहाँ था, ओराई साइड यहाँ पे था, ओराई साइड यहाँ पे था, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ गई, पता है क्या, पहले एक बार देख लो यहाँ तक सभी को समझ में आ तो गया ना। चलो भाई क्लियर है। एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, देखो बात बताओ। मेरे सामने ये है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं हेलिक्स बनाऊं, चलो हेलिक्स बनाया मैंने, इसको हेलिक्स बनाया। अब मुझे बताओ यहां से ये स्टैंड अगर खुलना स्टार्ट होगा, ठीक है, 20 से ना खुलना स्टार्ट होगा, और आई अगर यहाँ पे है, अगर ये खुलना स्टार्ट हुआ, देखो 2 प्रॉब्लम आ रही है, पता है क्या। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, किनारे के तरफ स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, गौर कर पा रहे हो, पहले स्ट्रेन नहीं था। यहां से जब खुलना स्टार्ट हुआ है तो किनारे के तरफ स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि 20 से हेलिक्स खुलना स्टार्ट हुआ है ना। ये बात कितनों को फील हो रही है, कितने लोग ये प्रैक्टिकली समझ गए, हाथ खड़ा कर दीजिए। जब सेंटर से खुलना स्टार्ट होगा तो किनारे पर स्ट्रेस बढ़ेगा, एक समस्या ये आएगी। दूसरा समस्या, प्रॉब्लम नंबर 2, एक बात बताओ, ये क्या था, एच बॉन्ड किसके बीच में बना था जी। अगर मान लो यहाँ ए था तो यहाँ टी था, यहाँ जी था तो सी था, फलाना ढिकाना ये सब था ना। यहाँ पे भी मान लो सी था तो जी था, टी था तो ए था,
ए था तो टी था, जी था तो सी था, ऐसे था ना। जब एच बॉन्ड हेलिकेज ने तोड़ के आगे बढ़ गया तो इस साइटोसिन तो यहीं पे पड़ा हुआ है ना, गुआनिन तो यहीं पे पड़ा हुआ है ना जी, ये थायमिन तो जहाँ था वो तो वहीं पे पड़ा हुआ है ना जी। ये लो थायमिन यहाँ पड़ा हुआ है, यहीं पे, यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे एडेनिन है, टी है, जी है, सी है, ऐसे ही खुलते जाएगा आगे भाई। ठीक है कोई बात नहीं, लो इधर सी था, इधर जी था, इधर ए था, इधर टी था, तो वो तो अभी भी होगा ना यार। अगर यहाँ सी है तो यहाँ जी है, ए है तो टी है, अगेन यहाँ ए है तो टी है, जी है तो सी है। तो न्यूक्लियोटाइड थोड़ी ना हटाया हेलिकेज यार, हेलिकेज का काम है बॉन्ड को तोड़ना यार। तो ये ए अभी भी यहाँ है, ये टी अभी भी यहाँ है, जी है, सी है, सी है, जी है, टी है, ए है, टी है, जी है, सी है, सी है, जी है, ए है, टी है। ठीक है, हेलिकेज ने अपना काम ईमानदारी से किया। एक बात बताओ, हेलिकेज गया आगे, मेरा काम है तुम लोग को बढ़िया से पढ़ाना, हम तो पढ़ाते चल रहे हैं। अब हम पढ़ा के आगे बढ़े, छुट्टी दी है, अब तुम लोग फिर से खेलना धुपना स्टार्ट कर दिया। करते हो ऐसा, करते हो ना जी। टीचर समझा बुझा के गया, टीचर के सामने तो सब कुछ बढ़िया से किए, टीचर गया फिर से अपना काम वही स्टार्ट। देखो बात बताओ यार, ये हेलिकेज एच बॉन्ड तोड़ के आगे बढ़ा, लेकिन क्या सी जी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी थी वो खत्म थोड़ी हो गई है? ये तो दोबारा बन सकता है ना यार। सोचो, ये तो बॉन्ड दोबारा बना सकते हैं यार, ये तो बॉन्ड दोबारा बना। ठीक है, हेलिक्स खोल के वो आगे बढ़ रहा है, पता चला यहाँ से हेलिक्स बनना स्टार्ट हो गया फिर से। कितने लोग समझ गए समस्या क्या है? मतलब दोबारा रिक्वायलिंग हो सकता है यार, पूरी पूरी चांसेस है दोबारा रिक्वायलिंग होने के। तो इस प्रॉब्लम से निपटारा पाने के लिए भगवान ने एक एंजाइम का और सिंथेसिस किया, और वो एंजाइम का काम भगवान ने क्या तय किया, बोला देखो तुमको ये करना है, जैसे जैसे एच बॉन्ड तोड़ते जाए हेलिकेज एंजाइम, तो मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे एच बॉन्ड टूटा, जैसे ही एच बॉन्ड टूटा तुम वहां पे जाके बाइंड हो जाना, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सामने जाके बाइंड हो जाना, उस दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जिसके बीच में अट्रैक्शन होने की संभावना है। यहाँ पे एच बॉन्ड टूटा, जाओ उसके सामने जाके बाइंड हो जाओ, जाओ उसके सामने बाइंड हो जाओ, जाओ उसके सामने बाइंड हो जाओ। जहां पे टेंडेंसी है कि एच बॉन्ड बन सकता है, जहां जहां पे भी न्यूक्लियोटाइड के बीच में टेंडेंसी है कि एच बॉन्ड बनेगा, तुम तो वहां जाके बाइंड हो जाओ भाई, तुम तो वहां जाके बाइंड हो जाओ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो तुमको बाइंडेड दिख रहा है, वो पर्टिकुलर एक प्रोटीन है, एंजाइम भी बोल सकते हो आप उसको, लेकिन वो पर्टिकुलर एक प्रोटीन है। ऐसे ही यहाँ पे तो बाइंड हुआ ही, वो बाइंड हुआ ही, काम बताऊंगा ये क्या कर रहा है बाइंड होके, नाम भी बताऊंगा। ऐसे जब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया तो उनके बीच में भी जाके वो बाइंड हो गया। मतलब बॉन्ड टूटते जाओ और तुम न्यूक्लियोटाइड के साथ जाके बाइंड होते जाओ, और तुम्हारा नाम हम रख रहे हैं, तुम्हारा नाम रख रहे हैं हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। लोग तुम्हें आज से तुम्हारे नाम से ही तुम्हारा काम जान लेंगे कि जब जब एच बॉन्ड टूटेगा, पर्टिकुलर जगह पर हेलिक्स खुलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा, तुम जाके वहां चिपक जाओगे, बाइंड हो जाओगे। इसलिए तुम्हारा नाम रख दिया SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। कितनों को नाम समझ में आ गया? हाथ रखिए। तुम्हारा नाम ही इसलिए पड़ा है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि जब जैसे ही वो सिंगल स्टैंडर्ड में होगा, एच बॉन्ड टूटा, तुम जाके बैठ जाना, तुरंत बैठ जाना। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम उन दो पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस के बीच में कभी अट्रैक्शन नहीं होने दोगे। जाओ, तुम जहां बैठ जाओगे वहां पर दो नाइट्रोजनस बेस आपस में बातचीत तक नहीं कर पाएगा, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने की कोई चांसेस नहीं है। कुल मिला के मैं दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में तुम्हें बाधा बनने का वरदान देता हूं, जाओ तुम बाधा बन के बैठ जाना। और वही हुआ। अब बताओ, अगर ये बैठ गया SSBP इस सी और जी के बीच में, सी और जी चाह के भी बॉन्ड बना सकता है क्या फिर से? और जब बॉन्डे नहीं बनेगा तो दोबारा हेलिक्स कहां से बनेगा? हेलिक्स तो तब बनता है ना जब दोनों के बीच में एच बॉन्ड बनते जाता। कितनों को समझ में आ गया SSBP का क्या रोल है? SSBP प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग, SSBP prevents recoiling while helicase it breaks H bond, it breaks H bond and is possible for unbinding। यही अनबाइंडिंग करवा रहा है। और इसके बारे में क्या बोलोगे? इट प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग, ये रिकॉइलिंग को क्या कर रहा है? रोक रहा है। COILING। अरे ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है।
टॉप नहीं कर जाओगे, स्पेलिंग सही कर, ठीक है। तो प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग। अब एक समस्या क्या आया था, अभी मैंने बताया आपको, आपको पता है एक बात, यहाँ पे ऐसा सेगमेंट नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो है ना बहुत स्ट्रेन आया होगा भाई साहब। हाँ, यहाँ पे जो है ना ये पूरा एरिया ऐसे से गुथ गया होगा, आपको पता ही क्या है, ये बहुत स्ट्रेन आ गया होगा भाई, यहाँ पे स्ट्रेस आया होगा बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेस ऐसा आया होगा कि अब वो गांठ बनने की कोशिश करने लगा होगा, ऐसा स्ट्रेस आया होगा। अब इसको कैसे दूर करें, है अब इसको कैसे दूर करें भाई? ठीक है, एक तो आया हेलिकेज, हेलिकेज ने तो बॉन्ड तोड़ दिया, ईमानदारी से काम करता गया। अब जब डीएनए के किनारे पहुंचा, या फिर अगर ये मान लीजिए ये वाला सेगमेंट है, वो यहां तक पहुंचा, जब यहां तक पहुंचा, यहां तक, तो देखा भाई यहाँ पे तो बहुत भयानक गुच्छा गया है। और अगर यूकैरियोटिक है तो जगह जगह पर जहां पर दो ओआरआई के बीच का जगह होगा, उसके बीच में एकदम भयानक स्ट्रेस बना होगा। तो फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है बच्चे उसका? उस एंजाइम का नाम है एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज को वरदान मिला है कि तुम जाओ जहां स्ट्रेन क्रिएट हुआ है, जहां स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, कुल मिला के जहां गांठ बनने की कोशिश कर रहा है डीएनए, हेलिक्स इतना लिपट रहा है कि गांठ बन जाएगा, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं काटने और जोड़ने दोनों का। तुम ऐसा एंजाइम हो, वहां जाना, एक स्ट्रैंड में, मतलब एक पर्टिकुलर धागे में कट लगा देना, जैसे कट लगाओगे वो धागा जोर से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी करना, जाओ कट लगाना पहले किनारे में, जहां पे भी वो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है वहां डीएनए के एक ही स्ट्रैंड में खाली कट लगा देना ऐसे, तो वो स्ट्रेस अपने आप को घुमा लेगा। मान लो अगर यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, तो तुम जैसे ही कट लगाओगे एक स्ट्रेस एक पर्टिकुलर धागे में, तो वो धागा एंटी क्लॉक वाइज में धड़ाक से घूमेगा और स्ट्रेस को रिलीज कर लेगा। कितनों को समझ में आया? टोपोआइसोमेरेज जैसे ही काटेगा तो वहां पे स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा अपने आप। ये बात कितनों को समझ में आया? समझ में आ गया सभी को? फिर उसके बाद इसी को वरदान मिला है, किसको? टोपोआइसोमेरेज को। इसी को वरदान मिला है कि तुम जैसे ही काटोगे और देख लेना कि वो जैसे ही अपना स्ट्रेस रिलीज कर दिया है, तो तुम्हारा काम है अगेन उसको जोड़ देना। जो स्ट्रेस अब जहां पे काटे हो, जैसे स्ट्रेस रिलीज हुआ तो तुम्हारा ही काम है कि अगेन फिर उसको जोड़ देना, अगेन फिर उसको जोड़ देना। तो नतीजा क्या होगा? अभी तक आपको ये यहाँ पे एकदम एकदम बहुत अजीब टाइप से दिख रहा होगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? फिर वो नॉर्मल हो गया। कैसे भाई? उसने जोर पहले तो काटा तो स्ट्रेस रिलीज हो गया, फिर वो नॉर्मल हो गया। यस, फिर वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। देखिए इस तरीके से, तो जैसे वहां पे बॉन्ड था नॉर्मल, वो नॉर्मल बॉन्ड हो गया। बाकी अभी सब जुड़ा हुआ है, कौन? एसएसबीपी वगैरह सब जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के टोपोआइसोमेरेज का काम ये है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टोपोआइसोमेरेज का काम ये है, कट्स डीएनए एंड ज्वाइंस अगेन एंड रिलीज स्ट्रेस ऑफ हेलिक्स हेलिक्स के स्ट्रेस को रिमूव करता है टोपोआइसोमेरेज। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, मैंने कहा ना अनवाइंडिंग का तरीका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में एक ही जैसा है। ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो काम यूकैरियोट में करता है, मगर ये काम पर्टिकुलर काम, मतलब स्ट्रेस को हटाने वाला ये काम प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेज करेगा। कौन करेगा? डीएनए गाइडेज इन प्रोकैरियोट्स, जबकि टोपोआइसोमेरेज इन यूकैरियोट्स। बाकी सब काम, सब एंजाइम सेम है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, यहां तक का सारा काम सेम है। कितनों को समझ में आया? अनवाइंडिंग समझ में आया तब फील हो पाएगा कल, अनवाइंडिंग समझ में आया तब फील हो पाएगा। ठीक है, अब आप एक बात गौर कीजिए, अगर ये था आपका ओआरआई साइट, तो ओआरआई साइट के दोनों साइड अनवाइंडिंग चल रहा है। कितनों को ऐसा लग रहा है? सर एक बात गौर से देखिए ना,
जहां से ये अनवाइंडिंग हो रहा है, जहां तक हो गया है, वहां से लेके आप यहां तक के सेगमेंट को देखिए सर, वाई जैसा लगेगा। एक वाई इधर, इधर अभी नहीं खुला है ना, एक वाई इधर और एक वाई इधर, कितनों के वाई जैसा लग रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। और आई साइड के दोनों साइड वाई का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं वाई फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? वाई फॉर्क। अब पता है एक बात, इधर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, इधर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, इधर भी रेप्लिकेशन चल रहा है और इधर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, मतलब दोनों ही वाई फॉर्क में रेप्लिकेशन चल रहा है। हम लोग कल पढ़ेंगे भी सही, हम लोग कल पढ़ेंगे भी सही। अब आपके मन में आ रहा होगा एक डाउट, सर को बात बताइए, आप इतना तामझाम करके धीरे धीरे काहे तोड़ रहे हैं एच बॉन्ड? एक के बार में डीएनए गाड़े जाया है, तोड़ दीजिए एकदम खटाक से, है काहे के लिए धीरे धीरे तोड़ रहे हैं? एक के बार में डीएनए गाड़े को बुलाइए, रोलर चला दीजिए पकड़ के, दोनों स्टैंड अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका दो कारण है, ऐसा नहीं होता, इसका दो कारण है। बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर पहले एनर्जी देना पड़ता है, उतना एनर्जी लिविंग सिस्टम में नहीं है एट अ टाइम इतना एच बॉन्ड एक साथ तोड़े। इसीलिए कभी भी डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एंटायर लेंथ में एट अ टाइम सेपरेट नहीं हो सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए के सेगमेंट को जहां जहां ओराई है, प्रोकैरियोट में तो एक ही और यूकैरियोट में कई सारा, तो ओराई साइड के दोनों ओर धीरे धीरे खुलता जाता है और रेप्लिकेशन साथ साथ होता जाता है। इतना एनर्जी नहीं है कि सारा एच बॉन्ड एक साथ तोड़ दे। और मैं आपको कल सिखाऊंगा भी सही, जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी नहीं आ पाती उतनी कि एट अ टाइम पूरे स्ट्रैंड एक साथ बना ले। ये बात मैं कल आपको फिर से रिपीट करके बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखिए। अभी आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक ही बार में सेपरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हो रहा होता है, जैसे जैसे सेपरेट हो रहा होता है, साथ ही साथ नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस भी चल रहा होता है। भले ही हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओआरआई साइड पे बाइंड हुआ हेलिकेज, अभी तक डीएनए रेप्लिकेज का काम नाम ही नहीं, अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का अभी तक काम नहीं आया, कल आएगा। अभी तो काम किसका हुआ? हेलिकेज का। ओआरआई साइड पे बाइंड किया हेलिकेज, हेलिकेज ओआरआई साइड पे बाइंड करके दोनों साइड बढ़ता गया, फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उसको हर न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ जोड़ के दोनों स्ट्रैंड को अलग रखने का काम करता गया, और लास्ट में जहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया उसको रिलीज करने का काम किया टोपोआइसोमरेज, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए गाइडेज। बस अभी मैंने आपको अनवाइंडिंग का मैकेनिज्म समझाया है, थर्ड स्टेप नहीं पढ़ाया। न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस आज नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे। यहां तक कितनों को समझ में आ गया? एक बार यस कर दीजिए चैट सेक्शन में। सभी को समझ में आ गया तो एक बार यस कर दीजिए। मैं अपना माइक कल ठीक करा लूंगा, डोंट वरी। तो बस सिंपल है भाई साहब, यहां तक सारा बात सिंपल है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा ये देखिए, ऐसे खुलता गया, एक बार बना के दिखा रहा हूं थोड़ा। ऐसे था तो ऐसे खुलता गया होगा, पूरा खुल गया होगा, जहां तक यहाँ ऐसे पूरा खुल गया, खुल गया। लेकिन यहाँ पे आके क्या होगा, पूरा गुथ गया होगा एकदम बहुत भयानक तरीके से। तो बस एक सिंपल कट लगाएगा डीएनए गाइडेज प्रोकैरियोट्स में, एक सिंपल कट लगाएगा यहाँ पे। जैसे ही कट लगेगा ना, ये वाला स्ट्रैंड जो आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रैंड घुर्नी की तरह घूमेगा अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। ये वाला, सॉरी ये वाला बगल वाला, ये वाला स्ट्रैंड जो है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज में लगा है स्ट्रेस, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा घुर्नी की तरह, ऐसे घूमेगा और सारा स्ट्रेस रिलीज कर लेगा तुरंत, और उसके बाद उसको जोड़ देगा। कौन? अगेन वही एंजाइम डीएनए गाइडेज। तो जो काम यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज करता है, वही काम प्रोकैरियोट्स में बस डीएनए गाइडेज करता है। बाकी सब कुछ सेम है, अनवाइंडिंग तक का मैकेनिज्म सेम है दोनों में, ठीक है। यहां तक अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पीबी लिखिए, मतलब प्रॉब्लम, तो मैं आपका प्रॉब्लम डील कर दूंगा। अगर यहां तक अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पीबी लिखिए चैट सेक्शन में, मतलब प्रॉब्लम। नहीं है तो एनपी लिख दीजिए। नो प्रॉब्लम। चलिए मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। कुछ नहीं भाई साहब, अनवाइंडिंग में सारा खेल इन तीनों एंजाइम का होता है, हेलिकेज, एसएसबीपी, टोपोआइसोमरेज।
प्रोकैरियोट में डीएनए गाइडेज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे अनवाइंडिंग में किस किस एंजाइम का रोल है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे डीएनए रेप्लिकेशन में किसका किसका रोल है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का भी है, हेलिकेज का भी है, एसएसबीपी का भी है और टोपोआइसोमरेज का भी है, क्योंकि अनवाइंडिंग इज द पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। अनवाइंडिंग इज द पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, जब आपसे हम ये पूछें सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन्स में किसका रोल है, तब हेलिकेज, एसएसबीपी और टोपोआइसोमरेज का नाम नहीं आएगा, तब केवल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का नाम आएगा। वो मैं आपको कल बताऊंगा। कितना को मेरी बात पल्ले पड़ गई, अभी मैंने क्या बोला, आंसर कैसे करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बस अनवाइंडिंग में हेलिकेज ने खोला, एसएसबीपी ने उसको दोबारा रिकॉइलिंग होने से संभाला, टोपोआइसोमरेज ने उसके स्ट्रेस को रिलीज किया। सिंपल बात है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। कल एक साथ, थोड़ा लंबा सेक्शन होगा, एक साथ हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रेन्स, मतलब नया स्ट्रेन्स का सिंथेसिस कैसे होगा। नोट्स में यहाँ तक पूरा पढ़ के आइएगा, तब मजा आएगा। रेप्लिकेशन फोर्स ध्यान रखिएगा कि ओराई साइड के दोनों साइड बनता है रेप्लिकेशन फोर्स। और अगर आप ऐसा देखेंगे, ऐसा अगर आप देखेंगे यूकैरियोट्स में, तब तो वहां पे कई सारे वाई फोर्क बन रहे होंगे, बन ही रहे होंगे ना, ओराई साइड कई सारे हैं, ओराई साइड के दोनों साइड वाई फोर्क बनता है, तो कई सारे ओराई साइड है, दो ओराई साइड के बीच में कई सारे, मतलब कि दो वाई फोर्क बने होंगे, वैसे कई सारे हैं तो कई सारे बने होंगे वाई फोर्क, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं एनसीईआरटी में अगर पढ़ने लायक कोई चीज होगा आज तो बता देते हैं, अदरवाइज कल डीएनए रेप्लिकेशन को समाप्त भी कर देंगे हम। अभी ऐसा कुछ नहीं है, कल एक साथ पढ़िएगा तब मजा आएगा, ठीक है। कल एक साथ पढ़िएगा तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल पढ़ेंगे हम लोग थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रेन्स, ठीक है। बाय बाय।